नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ विकास कपिल। मेरे ठीक पीछे एक ये आप फोटो देख सकते हैं। ये फोटो है स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा। जी हाँ, राजेंद्र सिंह राणा एक बड़ी शख्सियत थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इनका जो कह सकते हैं राजनीतिक कैरियर भी रहा है। और इसके अलावा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो राजपूत समाज से आते हैं। देवबंद से 2 बार विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री जो है वो राजेंद्र सिंह राणा जो है वो रह चुके हैं। कुछ समय पहले ही बीमारी के चलते देहांत हो गया था इनका। आज मैं इनके घर पर आया हूं और परिचय कराऊंगा। इनके सुपुत्र है कार्तिकेय सिंह राणा, जो इस समय राजनीतिक विरासत जो है वो संभाल रहे हैं। कार्तिकेय राणा यहाँ पर हैं और देख सकते हैं कि सामने कार्तिकेय का भी एक बड़ा अच्छा फोटो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ। और कार्तिक राणा इस समय पूरे एक्टिव भी हैं। और जब पिताजी की डेथ हुई थी इनके, राजेंद्र सिंह राणा जब दुनिया में नहीं रहे थे, उसके बाद जो सारा उनकी जो राजनीतिक विरासत थी वो इनके कंधे पर आई है। राजेंद्र सिंह राणा जो थे उनकी कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए मैं कार्तिकेय के पास आया हूँ। कार्तिकेय भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल? मतलब राजनीति जो है, आप पिताजी के जाने के बाद आपने सारा कुछ कंधों पर आया आपके, तो किस तरह कर रहे हैं आजकल मैनेज? देखिए, हम लोग सन 2003 में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। स्वर्गीय मंत्री राजेंद्र सिंह राणा जी ने, हमारे पिताजी ने, उस समय पे 40 विधायकों का सपोर्ट लेके माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री बने थे। बसपा में थे उस समय वो? जी, बसपा से ऐसा हुआ था कि सन 2003 में सीबीआई की जांच हुई ताज कॉरिडोर पे, और मायावती जी जो बसपा की सुप्रीमो थी उस समय पे, वो कहीं ना कहीं वो घेरे में आ गई। और ऐसा माहौल बना कि दोबारा इलेक्शन होने थे, नई नई सरकार 2002 में बनी थी, तो सभी विधायकों के साथ सलाह मशवरा करके मान्य हमारे जो स्वर्गीय पिताजी थे, उन्होंने 40 विधायकों का एक अपना दल बनाया था जिसका नाम बहुजन लोकतांत्रिक दल था। और उस दल को लेकर वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मिली, और स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मिलकर उन्होंने 2003 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनवाने का काम किया। अच्छा, जो आपकी विधानसभा है देवबंद, जी, राजपूत बाहुल्य ही उसको कहा जाता है। 22 का चुनाव आपने लड़ा था, उससे पहले आपके जो पिताजी हैं वो 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद, उनके जाने के बाद आपने भी कोशिश की है चुनाव लड़ने की, तो क्या कुछ लगता है कुछ कमियां रह गई थी या क्या है सब चीजें? देखिए, राजनीति है, राजनीति में हार जीत सब होती रहती है। और बहुत बड़े बड़ी शख्सियत हारी है चुनाव, और ऐसा नहीं है। हम तो बहुत कम मार्जिन से हारे। 2022 का चुनाव हम लगभग 3,500-4,000 हजार वोट से चुनाव हारे। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि 2027 में जो चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो कमियां रही हैं, जो जहां हम लोग पूर्ति कर सकते हैं वहां पे हम लोग पूर्ति करेंगे, और निश्चित रूप से 2027 का चुनाव जीतने का काम करेंगे। अच्छा, राणा जी जब थे, आपने बताया कि उन्होंने बसपा की सरकार गिरवा दी थी और मुलायम सिंह यादव जी की बनवा दी थी, तो कुल कितने विधायक उन्होंने तोड़ लिए थे जो उनके साथ आगे थे, जो नया दल बनाया था? देखिए, लगभग 40 विधायक का दल बनाया था उन्होंने, और 40 विधायक में बहुत बड़े बड़े नाम थे, जनपद के भी नाम थे। स्वर्गीय जगदीश सिंह राणा थे, संजय गर्ग जी थे, और हाजी याकूब कुरैशी थे मेरठ से, उधर के कुलदीप, मतलब बहुत सारे नेता थे जो बसपा के नए नए विधायक बने थे। और सबको ये लग रहा था कि 1.5 साल की सरकार और फिर दोबारा पुनः चुनाव होना, तो वह लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है, और जो लोग चुन के आए हैं उनके लिए भी वो एक सही नहीं था। तो सब लोगों ने मिलकर, 40 विधायकों ने मिलकर उन्हें अपने दल का अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा को बनाया, और उन्होंने सब लोगों का सपोर्ट लेते हुए, उस समय में चाहते तो अपनी पार्टी बना सकते थे, और पार्टी बनाते तो उत्तर प्रदेश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी होती है। लेकिन उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी और उनके परिवार पे विश्वास जताते हुए 2003 में अपने सभी विधायकों को लेकर उन्हें विलय करा समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी 2003 में दोबारा सत्ता में आई। बहुत समय के बाद सरकार बनी, और 3.5 साल की वो सरकार रही, और माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने हालांकि बाद में स्वर्गीय हमारे पिताजी को मंत्री भी बनाया, और कुछ बहुत अहम पोर्टफोलियो भी रहे उनके पास। परिवहन रहा, और महिला शक्ति रहा, और आईटी रहा, उनका संस्कृति विभाग रहा,
और दूसरी योजना में उनके पास RES रहा, वो सभी को मालूम है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बने दोनों बार। तो काफी कड़क थे मिजाज के भी मंत्री जी। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गिने चुने नाम हैं जिन्होंने बहुत मजबूती से अपने अवाम की, अपनी जनता की, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनकी आवाज़ वहाँ पे जाके लखनऊ में उठाने का काम किया। उनमें से एक अहम शख्सियत हमारे पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा रहे। हमारे पिताजी के अलावा बहुत बड़े मुनव्वर हसन भी थे यहाँ पे, और ऐसे ऐसे गिने चुने नेता थे जिनका मिजाज अलग था, अपने अलग मिजाज से अपना काम करा करते थे। और जिस बात पे वो खड़े हो जाते थे तो फिर वो मुश्किल था उन्हें वहाँ पे से हटाना। तो उस तरीके का उनका कार्यकाल रहा। दमदारी से अपनी बात रखी जब भी रखी, और दमदारी से अपना काम किया जीवन भर उन्होंने। अच्छा, जब तक आपके पापा थे तब तक तो हम देख नहीं पाते थे आपको फील्ड में भी। उनके जाने के बाद ही आप पूरी तरह से एक्टिव हुए हैं। तो क्या लगता है कि पापा जब होते थे क्या बातचीत उनसे हुआ करती थी, क्या कुछ बताते थे वो? कुछ बातें बताएं, आप शेयर करें, कुछ कहानी हो तो। देखिए, हमारा हम लोग मैं तीसरी पीढ़ी हूँ परिवार में अपने, जो हम लोग राजनीति में हैं। हम्म उससे पहले हमारे स्वर्गीय बाबा जी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, विधायकी का हम्म प्रमुख रहे। हम्म और पहले से, मतलब तीसरी पीढ़ी, मतलब जो हमारे बड़ बाबा थे हम्म वो यहाँ पे 140 गांव के चौधरी थे, बड़े बड़े फैसला कराया करते थे। तो हम लोग का शुरू से जनता में रहना, समाज में रहना, समाज में उठ बैठ, और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना, तो ये हमारा हमेशा से रहा है। और हमने बचपन से अपने पिताजी को काम करते हुए देखा है। उनके जो आदर्श और जिन सिद्धांतों वो चलते थे, मुख्य रूप से एक ये था कि सबसे सर्वप्रथम पहले लोग, जो आपकी पब्लिक है, जो लोग है, जो समाज है, समाज से ही सब कुछ है, समाज को लेकर चलना है। और कहीं समाज के लिए आपको लड़ना भी पड़ जाए, आपको किसी भी हद तक जाना पड़े, आपको उस हद तक आप जाइए। लेकिन समाज की बात नहीं करनी चाहिए, लोगों की बात नहीं करनी चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। तो ये उनके उस लाइन पे वो हमेशा उन्होंने राजनीति करी, और आगे हम भी उन्हीं के आदर्शों को लेके हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग जो भी काम करें, माननीय स्वर्गीय हमारे पिताजी के आदर्शों को लेकर हम लोग लोगों में रहें और चले और वो काम करें। अच्छा, पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? देखिए, मैं बाय प्रोफेशन खुद इंजीनियर हूँ। मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, JP यूनिवर्सिटी से, नोएडा से। और साथ ही साथ मैंने मास्टर्स ग्रेजुएट हूँ मैं लंदन से, अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से। और लगभग 5 साल मैंने IT सेक्टर में काम भी किया नौकरी यहाँ पे आने से पहले। तो हमारा तो बहुत एक वैसा हो रहा कि बहुत आम जीवन उन्होंने हमेशा रखा कि अपने जो परिवार है, बच्चे हैं, राजनीति से मतलब समाज में रहें, लेकिन राजनीति से दूर रहें। अच्छा। एक आम जीवन अपना जिस तरीके से व्यतीत कर सकते हैं आम लोगों की तरह, सभी लोगों की तरह, उस तरीके का आम जीवन हमारा रहा है। और शिक्षा पे हमारा बहुत ध्यान रहा। मैं अपना इंजीनियरिंग में भी मैं अपने यूनिवर्सिटी में, 3 यूनिवर्सिटी है JP की, मैं टॉपर रहा। और 12वीं में 10वीं 12वीं में भी मैं मैथ्स में मैंने PCM में अपने टॉप किया था UP। तो हमारे तो पढ़ाई पे, शिक्षा पे हमेशा बड़ों का ध्यान रहा। और शिक्षा पे हमने कभी सोचा नहीं था राजनीति में आना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी ऐसी रही कि इतनी जल्दी आना पड़ेगा कि हमारे फादर की तबीयत खराब हुई 2015 में। और उस समय पे मैं वहाँ पे लंदन में एक कंपनी है टेस्को करके, वहाँ पे काम कर रहा था। अच्छा, जॉब कर रहे थे? जॉब कर रहा था। तो उस समय मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे परिस्थिति बनी, तो मजबूरी वश आना पड़ा। चूँकि यहाँ पे जनता है, लोग हैं, बहुत परिवार मंत्री जी से जुड़े हुए थे। आप भी मान के लिए क्षेत्र में हज़ारों परिवार ऐसे हैं जो मंत्री जी से जुड़े हुए थे और आज भी हमारे साथ हैं। तो उन्हीं लोगों की वजह से और उन्हीं लोगों के दम पे आज हम लोग जो कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, राजेंद्र सिंह राणा जी का भी नाम था उस समय, काफी चर्चाओं में रहा करता था। ठाकुर अमर सिंह जी भी थे, जी, सब जी। थे। तो कभी आपकी मुलाकात हुई थी ठाकुर अमर सिंह जी से? कभी मिलाने ले गए हो राणा जी आपसे? देखिए, कई बार, मैं उस समय में, मुझे आज भी याद है, मैं 12वीं कक्षा में था DPS नोएडा में। तो हमारे पिताजी जब भी आया करते थे तो
ठाकुर अमर सिंह जी दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में जब भी आया करते थे तो कभी कभार हमें भी उनके साथ जाने का मौका मिलता था और मिलने का मौका मिलता था। तो ठाकुर अमर सिंह जी नहीं, नेताजी से भी, नेताजी के परिवार से भी, माननीय अखिलेश यादव जी से भी। तो हम लोग जब भी हमारे पिताजी आया करते थे तो हमें लेके जाया करते थे, मिलवाया करते थे। जब 22 का चुनाव था, टिकट को लेकर काफी उठापटक चल रही थी उस समय, फिर बाद में एंड टाइम में आपका हो ही गया था फाइनल। जी। लेकिन मेहनत तो आपने बहुत की। देखिए ऐसे है, जनपद सहारनपुर में 7 विधानसभा सीट है जी। और 7 विधानसभा सीटों में सबसे कम वोटों से हारे हुए प्रत्याशी हमें, हमारे से बहुत ज़्यादा वोटों से भी हारे हैं लोग। जनपद सहारनपुर में, सहारनपुर सीट पे आप देखिए 8,000 से ऊपर से हारे हैं। गंगों में अभी 22,000 23,000 से वोटों से हारे हैं। और जब सीटें देखेंगे, समाजवादी नकुड़ एक ऐसी सीट है जो हमारे से कम वोटों से हारी है, लगभग 300-400 वोट से हारे थे धर्मेंद्र सैनी जी। और 2022 का चुनाव देखिए, अपने आप में हमें बहुत बड़ी सीख मिली, हमें समय कम मिला। और एक देखने वाली बात ये थी कि, समझने वाली बात ये है उस चुनाव को लेके कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय योगी जी को पूरा प्रदेश छोड़ के देवबंद में डेरा डालना पड़ा। अमित शाह जी को गलियों में घूमना पड़ा, अपनी चप्पल घिसनी पड़ी वहाँ देवबंद की गलियों में। मोदी जी को 2 कार्यक्रम करने पड़े और योगी जी को 3 कार्यक्रम वहाँ पे करने पड़े। और मंच से उन्हें कार्तिकेय राणा के बारे में 10 मिनट 15 मिनट बोलना पड़ा, तब जाके उनका माहौल वो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। और यहाँ तक कि हम तो ये भी कहना चाहेंगे, प्रशासनिक बलों का भी उसमें अच्छा खासा हमारे चुनाव में इस्तेमाल कराया गया। हमारे पास समय कम था, उसके बावजूद भी लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ाया, लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया। पब्लिक ने हमें 87,000 के आसपास वोट मिली, जो समाजवादी पार्टी को कभी इतिहास में देवबंद से नहीं मिली है। सबसे ज़्यादा वोट हमारे पिताजी को ही मिली थी, इससे पहले 66,000 वोट, उसके बाद हमें 87,000 वोट मिली। तो हमारा मानना ही है कि बहुत कम मार्जिन से हार जरूर गए, लेकिन जनता की नज़रों में आज भी जीते हुए उसी कॉन्फिडेंस से, और उन जो जनता जिस तरीके सपोर्ट दिखा रही है, उसी सपोर्ट के बलबूते दम पे हम लोग काम करते हैं, दमदारी से काम करते हैं। अच्छा, जिस बिरादरी से आप आते हैं, राजपूत बिरादरी से, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ काफी समय से एक मोर्चा खोले हुए है, तो क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग की, किसी भी समाज के लिए करने वाली पार्टी नहीं है। जो गिने चुने 1% भी नहीं कहूँगा, 2-4 घराने हैं, उनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी किसी के लिए नहीं सोचती है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो हमारा, सब लोग परेशान हैं। ऐसी पॉलिसीज इन लोगों ने ले आए, जीएसटी ले आए, नोटबंदी इन लोगों ने करी, कोई लाभ नहीं हुआ। टेररिज्म की आप हालत देख लीजिए, अभी देख लीजिए किस तरीके का हालात पैदा कर दिए। तो और रही बात ठाकुर समाज की, ठाकुर समाज को तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है 9 सालों में। आप बताइए, प्रताड़ना झेलने के अलावा क्या करा है ठाकुर समाज के लिए इन्होंने? इन्होंने सबीरपुर में हमारे 2 वर्गों के बीच में दंगे कराए। दोनों वर्गों के भाई हमारे, चाहे क्षत्रिय समाज के हों चाहे दलित समाज के हों, उन्हें जेल भिजवाने का इन लोगों ने काम करा, झगड़ा करवाने का इन्होंने काम करा। और जेल भिजवाने के बावजूद भी आज की मैं आपको स्थिति बताता हूँ, कम से कम 250 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जिनकी 82-83 हो गई है, जिनकी मकान कुड़की हो रही है इस समय पे, जेल भेजे जा रहे हैं लोग, निर्दोष लोग जिनका कोई मतलब उस दंगे से नहीं था। बस ये था कि जहाँ दंगा हुआ था वहाँ पे उनके मकान थे, कोई घर में बैठा उसे जेल भेजने का काम इन लोगों ने किया। क्षत्रिय समाज के लिए तो इन लोगों ने कुछ करा ही नहीं है। किसान ज़्यादा 60-70% ज़्यादा हमारे यहाँ पे गन्ना किसान है, गन्ने पे इन्होंने एक रुपया नहीं बढ़ाया, इतने साल हो गए। और अगर समाजवादी सरकार होती तो आज 500 से ऊपर का गन्ने का रेट होता, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं रेट बढ़ाया। भैया, आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो, और जो बीजेपी के लोग हैं वो आप समाजवादी पार्टी को घेरते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के। क्या हाल था उस समय अखिलेश यादव की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में, और अब क्या हाल है? देखिए, आप सीधे एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए। हमारी सरकार में लगभग जो एवरेज था पूरे उत्तर प्रदेश का, लगभग प्रतिदिन 4 मर्डर
या इस तरह की घटना, और लगभग 10 से 12 महिलाओं के खिलाफ ऐसे जो क्राइम होते थे। आज की तारीख में लगभग 18 से 19 रोज का मर्डर हो रहे हैं लोगों से, व्यापारियों के साथ मैं बता रहा हूँ मर्डर हो रहे हैं। और महिलाओं के साथ तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के आप नेताओं को देख लीजिए, हर जनपद में, अपने जनपद में देख लीजिए क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के साथ क्या उनका व्यवहार है, किस तरीके की कितनी कहानियां आपको सामने आ रही हैं। हाईवे पे क्या हो रहा है, ऐसी ऐसी मतलब जो समाज को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद लोग कर रहे हैं। तो कहाँ महिला सुरक्षित है? महिलाओं के लिए, महिलाओं के खिलाफ अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हुआ और शोषण हो रहा है वो इस सरकार में हो रहा है। ये तो बस ये है कि एक अच्छा प्रचार का इस माध्यम इन्होंने बना लिया है। और माफ़ी चाहूँगा, मीडिया के बहुत बड़े बड़े हाउसेस को इन्होंने प्रेशराइज करके लोगों का ये अपना सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके ये लोग सबको दबाए हुए बैठे हैं। कोई इनके खिलाफ बोलता है तो चैनल बंद करवा देते हैं। तो ये ऐसी बात हो रही है, वरना तो जितना क्राइम इस सरकार में है इतना क्राइम की सरकार में मैंने देखा नहीं है। ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, आपको भी कभी डर लगा ईडी सीबीआई से? नहीं, देखिए हम तो किसान आदमी हैं, हमारा क्या ले लेंगे? हम काश्तकार लोग हैं, हमारा गन्ना जाता है मिल में, पर्ची आती है, पर्ची बना के हम पैसा आता है हमारा और कोई व्यापार नहीं है। हम मसाले नहीं बेचते, ना हमारा और कोई फैक्ट्री लगी हुई है, ना हमारा आईटी कोई कॉल सेंटर है नोएडा में। हमारा तो देखिए सीधा हम गन्ना किसान आदमी है, हमारा खेती बाड़ी का हमारा काम है, व्यापार है, इतना ही। इस हमारा क्या सीबीआई ईडी हमारा कुछ कर ले। और सबसे बड़ी बात, हम समाज के लिए बात कर रहे हैं अपने, और समाज के लिए जब जो बात आती है अगर कर भी ले हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद कार्तिकेय जी बात करने के लिए। बहुत कार्तिकेय राणा है स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा के सुपुत्र है, और 2003 में एक मामला आपने देखा भी होगा, बड़ा प्रचलित हुआ था, जब कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उसको स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा ने गिरवा दिया था, और जितने जो विधायक थे उनका एक अलग से दल बनाकर मुलायम सिंह यादव जो है उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया। तमाम किस्से जो कहानियां थी वो कार्तिकेय राणा ने यहाँ पर हमसे शेयर की हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।